चलिए, कल हम लोगों ने है ना लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था, किलेटरिंग वाला ये केस हो गया था, ठीक है। NIDMG2 तक डिस्कस कर लिया था। NIDMG2 के बाद आगे के जो पॉइंट्स हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड है उसमें आगे के पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। अभी एक वो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखाया था उस दिन, आपको कुछ गड़बड़ है क्या की उसमें? एक बच्चा आया था मेरे पास शायद लेकर, देख लो एक बार, चेक कर लेते। करा नहीं था, उसको निकाल लो एक बार। मेल्टिंग पॉइंट वाला जो ऑर्डर लिखाया था पी ब्लॉक में ना, अभी एक बच्चा लेके आया था मेरे पास, इसलिए मैं उसमें ग्रुप 15 देखिएगा, ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स का ऑर्डर लिखाया गया था आपको। हाइड्राइड्स में जो ग्रुप 15 है उसमें NH3 और SbH3 का जो ऑर्डर है ना, वो उल्टा करना था। मैंने शायद बोला तो था क्लास में कि लास्ट के 15 और 17 के लास्ट के दो के ऑर्डर मैंने बोला था आपको फ्लिप करना है, तो शायद 17 तो हमने फ्लिप कर दिया था वहां पर, 15 को फ्लिप नहीं किया था। तो NH3 और SbH3 का ऑर्डर जो है चेंज हो गया ना, NH3 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, SbH3 का कम होगा। बॉइलिंग, ये जो ऑर्डर लिखा है ये किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। और मैंने बोला था आपको कि बॉइलिंग और मेल्टिंग में 15 और 17 में लास्ट के दो ऑर्डर जो है वो फ्लिप हो जाएंगे, तो फ्लिप कर लेना उसको, है ना। 17 वाला तो फ्लिप कर रखा है हमने। 17 में तो HF ज्यादा पे होता है, बॉइलिंग पे HI कम पे होता है, तो वो तो ऑलरेडी फ्लिप है, पर शायद इसका फ्लिप नहीं किया था, तो अभी एक बच्चा लेके आया था, इसलिए मेरे को है ना, मैं करवा दे रहा हूँ आपको करेक्ट, उसको कर लेना, ठीक है। NH3 ज्यादा पे और SbH3 कम पे, ये ऑर्डर बनेगा। चलिए आगे बात करते हैं। कल आपको जो किलेट लिगेंड वाला पॉइंट लिखा दिया था, उसके बाद क्लासिफिकेशन में कुछ सेकंड पॉइंट आता है, एक और टाइप का क्लासिफिकेशन चलता है, उसको देख लेते हैं। टाइप ऑफ, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। सबसे पहला टाइप जो इसमें आता है बेटा, नॉर्मल लिगेंड, या फिर जिनको क्या बोला जाता है बेटा, क्लासिकल लिगेंड बोला जाता है। तो नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड, देखिए डेफिनेशन या इसके टाइप के बारे में बात करते हैं, ध्यान सुनना है ना। एक मेटल है, एक लिगेंड है, कंडीशन समझिएगा। तीन कैटेगरी आएंगी इसमें वन बाय वन, जिसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग वगैरह के बारे में डिस्कशन करना होता है। मेटल है, लिगेंड है बेटा। लिगेंड का काम क्या होता है? देने का, और मेटल का काम क्या होता है? लेने का। अगर कोई लिगेंड दे रहा है और मेटल ले रहा है, तो ये मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है बेटा? पहला बॉन्ड। पहला बॉन्ड हमेशा क्या कहलाएगा? सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड में लिगेंड किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? डोनर। और मेटल किसकी तरह काम कर रहा है? एक्सेप्टर। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, लिगेंड को यही करना ही चाहिए। लिगेंड बना ही इसीलिए कि लिगेंड अपना लोन पेयर दे और मेटल उसका लोन पेयर ले। तो ऐसा लिगेंड जो इस तरह का काम परफॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड। लेकिन जब ये अपना लोन पेयर मेटल को देगा, समझना पूरा प्रोसेस, जब ये अपना लोन पेयर मेटल को देगा तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। और अगर ये एक लिगेंड नहीं होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, तो बहुत सारे लोन पेयर मिल रहे होंगे। तो मेटल पे सपोज पहले इतना डेंसिटी था और इसने और इलेक्ट्रॉन दिया, तो मेटल पे डेंसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। मतलब मेटल खुद इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, मेटल लेने की टेंडेंसी नहीं रखना चाहता, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखना चाहता है। तो जैसे ही लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया, मेटल पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई। अब मेटल क्या करेगा? मेटल ने लेने से मना तो नहीं किया, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था, बोले ठीक है आने तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन ओवरऑल उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो मेटल क्या बोलता है कि पहले मैंने ले लिया, अब मेरी बारी देने की, अब तू ले। तो ये जो लिगेंड है, लिगेंड का मेन काम क्या है? लोन पेयर देने का। अब मेटल बोल रहा है कि मेरे पास डेंसिटी बढ़ गई, मैं वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तेरे को दूंगा। तो लिगेंड के पास दो ऑप्शन है। कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो बोल देते हैं नहीं भाई हम नहीं लेंगे, हमारा काम सिर्फ लोन पेयर देने का है। और कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तेरे को दिया अब इलेक्ट्रॉन, अब तू मुझे भी दे दे इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा जो लिगेंड होता है जो सिर्फ लोन पेयर देने का काम करेगा, एक्सेप्ट करने का काम नहीं करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल लिगेंड या फिर क्लासिकल लिगेंड। बिल्कुल एकदम एक ही उस पर चल रहा है, बिल्कुल यही करना है। और कोई सा लिगेंड ऐसा है जो दे भी रहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जरूरत पड़ने पे ले भी था, तो इसे हम बोलते हैं बेटा नॉन क्लासिकल लिगेंड।
तो हम लोग जो पढ़ने वाले, पहले तो हम लोग नॉर्मल लिगेंड की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जो नॉन क्लासिकल लिगेंड होंगे उसके बारे में बात करेंगे। ज्यादातर लिगेंड जो हमारे सिलेबस के हैं वो नॉर्मल लिगेंड की तरह काम करेंगे, कुछ एक होंगे जो नॉन क्लासिकल होंगे, जैसे CO, CN माइनस, जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, उन पर अलग से डिस्कशन होगा। सबसे पहले नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। दोज लिगेंड्स which act as a donor, those ligands which act as a donor in sigma type coordinate bond formation, those ligands which act as a donor in sigma type coordinate bond formation. चलिए, इसका रिप्रेजेंटेशन बेटा आपके सामने बना हुआ है। तो रिप्रेजेंटेशन में आप देखें, लिगैंड लोन पेयर दे रहा है, मेटल लोन पेयर ले रहा है, और दोनों के बीच में पहला बॉन्ड कौन सा बन रहा है बेटा? सिग्मा टाइप। और इसमें लिगैंड इज एक्टिंग एज अ डोनर, मेटल इज एक्टिंग एज एन एक्सेप्टर। ये नॉर्मल काम है, नॉर्मल बिहेवियर है, इसलिए ऐसे लिगैंड्स को नॉर्मल लिगैंड या फिर क्लासिकल लिगैंड बोला जाता है। तो ज्यादातर जो लिगैंड्स हमने पढ़े हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आपको अलग से कोई एग्जांपल याद नहीं करना, आपको नॉन क्लासिकल जो बताए जाएंगे उसके 2 एग्जांपल याद रखने, CO, CN होते हैं, बाकी सब क्लासिकल ट्रीट करते हुए आप चलेंगे। चलिए सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप जो आ रहा है वो आ रहा है नॉन क्लासिकल। सुने, ऊपर वाले को नॉर्मल भी बोला गया, क्लासिकल भी बोला गया, नीचे वाले को हमने क्या बोला बेटा? नॉन क्लासिकल। नीचे वाले को एबनॉर्मल मत लिख देना, है ना, किसी को एबनॉर्मल बोल लो अच्छा थोड़ी लगेगा, है ना, इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया? नॉन क्लासिकल दिया गया। पर साथ ही साथ क्या बोला गया? पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर। अब इसका मीनिंग क्या होगा वो डिस्कस करते हैं, पहले डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। दोज लिगेंड्स which act as a donor, those ligands which act as a donor in sigma type coordinate bond formation, those ligands which act as a donor in sigma type coordinate bond formation, but can also act as an acceptor, in pi type coordinate bond formation, but can also act as an acceptor in pi type coordinate bond formation. देखिए ध्यान से, क्या पॉइंट आ रहा है बेटा, ध्यान से समझेंगे। एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने लिखा हुआ है। सपोज ये लिगेंड है, सामने मेटल है। अभी ये पाई बॉन्ड को भूल जाइए, ब्लू पार्ट को, सिर्फ ब्लैक पार्ट पे ध्यान दीजिए। तो बेटा ये लिगेंड का काम क्या है? लोन पेयर देने का। मेटल का काम क्या है? लोन पेयर लेने का। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में पहला बॉन्ड बना, कौन सा बना बेटा? सिग्मा टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, जहां पर ये डोनर है और ये क्या है बेटा? एक्सेप्टर। लेकिन जैसे इस लिगेंड ने लोन पेयर दिया, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, यहां पर भी बढ़ी, यहां पर भी बढ़ी। अब यहां पर मेटल ने बोला कि भाई मैंने तो डेंसिटी ले लिया, मेरी बारी है देने की। तो ये वाला लिगेंड तो मना कर दिया कि बोले भाई नहीं, मैं तो नहीं लूंगा, क्योंकि मैं कैसा हूं? नॉर्मल लिगेंड हूं, क्लासिकल लिगेंड हूं। लेकिन इस वाले लिगेंड को जब इसने बोला कि ले भाई अब तू ले ले, तो ये तैयार हो जाता, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने दो। तो यहां पर जब ये लिगेंड लेने को तैयार हो जाएगा, तो इसके बीच में एक और टाइप का पाई बॉन्ड बनेगा। पहला बन चुका है, दूसरा बन रहा है, इसलिए पाई टाइप बॉन्ड बोला गया। तो ये पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, जिसमें मेटल विल एक्ट एज अ डोनर एंड लिगेंड विल एक्ट एज अ एक्सेप्टर। और ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? नॉन क्लासिकल। साथ ही साथ पाई बॉन्ड में ये जो लिगेंड है ये किसकी तरह काम कर रहा है? एक्सेप्टर। तो इसीलिए इन लिगेंड्स को क्या बोला जा सकता है बेटा? पाई एक्सेप्टर लिगेंड। और साथ ही साथ जो एक्सेप्टर होता है उसको ल्यूइस एसिड भी बोला जाता है। तो पाई बॉन्ड में ये ल्यूइस एसिड की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको पाई एसिड भी बोला जाता है। तो ऐसे जो नॉन क्लासिकल लिगेंड होते हैं उनको पाई बॉन्ड में एक्सेप्टर या पाई बॉन्ड में लुईस एसिड का बिहेवियर करते हुए देखा गया है, इसीलिए उन्हें पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोला जाता है। अब इसमें एग्जांपल क्या है? एग्जांपल इसके भी बहुत सारे हो सकते हैं। आपको सिलेबस में मेनली CO और CN माइनस का काम आएगा, एक NO प्लस भी लिखा है। इसके अलावा फॉस्फीन या R3P, इस तरह के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बट काम यही आएंगे सिलेबस में। मेनली कार्बोनिल काम में आता है आपको, ठीक है, तो नोट कर लें इसे। अच्छा, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इधर एक टर्म लिखी सिनर्जिक बॉन्ड।
तो ये जो लेन का पूरा कॉम्बिनेशन चल रहा है, पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिनर्जिक बॉन्डिंग। चले, है ना? ये जो केस अभी आपके सामने लिखा हुआ है, इसका एक एग्जांपल हमें पढ़ना। अभी एक थर्ड टाइप का और लिगेंड आएगा, अभी सुन लेना, मैंने उसके बारे में नाम मेंशन कर दे रहा हूं, पर उसको समझेंगे बाद में, पहले बीच में कुछ समझेंगे। इस लिगेंड को आप देखिए, तो इस लिगेंड को क्या बोला जाएगा बेटा? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे? पाई एक्सेप्टर। अभी एक आगे आएगा पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। क्या आएगा? तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, बट आपको बता दिया, वो जो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर आएगा, उसमें भी जो लिगेंड आएंगे वो भी पाई बॉन्ड में एक्सेप्टर की तरह काम करेंगे। और अगर लिगेंड देने के साथ साथ लेने का काम करे, जो कि वहां भी करेगा, तो वो कैसा लिगेंड माना जाएगा? नॉन क्लासिकल। तो अभी नॉन क्लासिकल का एक और टाइप आएगा, बट उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हमें यहाँ पर समझना है। सिनर्जिक बॉन्डिंग का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपने कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि मेटल कार्बन का स्ट्रेंथ, एमसी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, या सीओ कार्बोनिल का सीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, एनर्जी का क्वेश्चन आता है। तो वो टॉपिक अभी हम समझने वाले हैं। मेटल कार्बोनिल्स, पहले मैं स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं आपको, लिखते जाइएगा, फिर उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लिखेगा, इन मेटल कार्बोनिल्स, इन मेटल कार्बोनिल्स, इन मेटल कार्बोनिल्स, CO ligand donates, CO ligands donate lone pair, CO ligands donate lone pair to central metal, CO ligands donate lone pair to central metal, due to which electron density, on central metal increases, due to which electron density on central metal increases। है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है एक तरह से। आगे लिखेंगे, सेंट्रल मेटल ट्राइज टू रिटर्न बैक दिस डेंसिटी, central metal tries to return back this density, to CO ligand through synergic bonding, return back to CO ligand through synergic bonding, this electron density enters in ABMO of CO, due to which its bond order decreases, चले, अब यहां पर ध्यान देंगे, ये जो स्टेटमेंट अभी आपको लिखाया गया, इसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वन बाय वन। एक मेटल कार्बोनिल का, है ना, जनरल स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है कि मेटल कार्बोनिल में मेटल के साथ कौन जुड़ा हुआ है बेटा? कार्बोनिल जुड़ा है। अब तीन केसेस आपके सामने रिप्रेजेंटेड है कि मेटल के साथ तीन तरह के कार्बोनिल्स आपको दिख रहे हैं, पर मेटल के पास जनरली आप जानते हैं मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, तो मेटल पे जनरली कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। तीन केसेस समझते हुए चलेगा। दूसरा, कई बार मेटल के ऊपर जीरो चार्ज आएगा। आप रेडॉक्स में एक क्वेश्चन आता है आपके पास NiCO4, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, तो वहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? जीरो। और तीसरा जो आपके सामने लिखा हुआ है, वहां पर मेटल पे क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव चार्ज। जनरली मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, खासकर कार्बोनिल्स में या साइनाइड्स में,
मेटल के ऊपर क्या देखा जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज भी देखा जाता है। अब क्या होने वाला है कि ये जो मेटल है तीनों, इनमें से जो पहला वाला मेटल है इसके पास डेंसिटी सबसे कम होगी बेटे, न्यूट्रल वाले की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, और नेगेटिव वाले की डेंसिटी और भी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब क्या हुआ, इस सीओ ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी किसको, मेटल को, किसके थ्रू दी बेटा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दी। इसी तरह से इस सीओ ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी मेटल को, कैसे दी बेटा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दी। और इस सीओ ने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी मेटल को, कैसे दी बेटा, सिग्मा बॉन्ड दी। जैसे ही सीओ ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को दी, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, सपोज उसको हमने थोड़ा सा ऐसा बढ़ा दिया, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा दिया, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी कंडीशन वही है जो कंडीशन पहले थी, कि तीनों में से थर्ड वाले मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब मेटल के पास क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई है, मेटल वो डेंसिटी वापस देना चाहता है, लेकिन बात यह आती है कि कुछ लिगेंड तो ऐसे होते हैं जो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेने से मना कर देंगे, और कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेने के लिए तैयार होंगे। तो सीओ नॉन क्लासिकल टाइप का है, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अब सीओ जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने को तैयार हो गया, तो आपको खुद समझ में आना चाहिए बेटे कि तीनों देना तो चाहेंगे, लेकिन इस मेटल के पास डेंसिटी ही कम है, तो ये जो डेंसिटी रिवर्ट बैक करेगा वो डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम। यहां पर जो डेंसिटी रिवर्ट बैक होगी वो क्या होगी, ज्यादा। और यहां पर जो डेंसिटी रिवर्ट बैक होगी वो क्या होगी बेटा, और भी ज्यादा। और इन तीनों में जब ये डेंसिटी रिवर्ट बैक कर रहा होगा, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पाए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन तीनों में आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें आएगा बेटा, थर्ड वाले पे। और इसके थ्रू आपसे पूछा जाएगा कि कहां पर मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन तीसरे वाले का मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, एमओटी पे जाइए, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो यहां पर मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी तीनों ज्यादा, और बॉन्ड लेंथ कम। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी जो स्टेटमेंट लिखाया, पहले आप उसके साथ साथ ये तो बना ले, और यहां पर मैं एक है ना चार्ट टाइप का बना रहा हूं, उसको देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, ये लिख लेना बेटा, जो पॉइंट मेंशन है इसको एज इट इज लिख लें आप पहले।
चलो बेटा ना, हम यहाँ पर ध्यान देंगे। ये जो अभी आपको स्टेटमेंट्स लिखाए गए हैं, उन स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बोला मैंने कि जो पैराग्राफ हमने लिखा उसमें देखिए, सबसे पहले मेटल पे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, ध्यान से देखना, नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देने की कोशिश करेगा बेटा? सीओ को। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रल मेटल टू लिगैंड थ्रू सिनर्जिक बॉन्डिंग भी क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा। जितना ज्यादा मेटल पे नेगेटिव चार्ज, शिफ्टिंग क्या होगी बेटा? उतनी ज्यादा। जितनी ज्यादा शिफ्टिंग हुई, क्या मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन तीनों में से सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसका होगा बेटा? थर्ड वाले का। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर मेटल कार्बन का क्या आएगा? सबसे ज्यादा। अगर मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो आप जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये आ जाएगा कंडीशन। अब आइए सीओ की तरफ, ध्यान सुनना। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से सीओ की तरफ जा रही है, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर, इधर देखिए, सीओ का सीएन माइनस भी आप लेते हैं यहां पर, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 14। और एमओटी सोचिए तो 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। अब जब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ से आ रहा है वो 14 से ज्यादा बढ़ेगा। मतलब 14 तो है, मेटल ने और इलेक्ट्रॉन दिया, तो मेटल जितनी ज्यादा डेंसिटी देगा तो हम क्या बोलेंगे? 15th इलेक्ट्रॉन आ गया, 16th आ गया, 17th आ गया। मतलब मेटल जितनी डेंसिटी देगा उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका मतलब है सीओ के पास, मेटल थर्ड वाला जो केस है उसमें मेटल ने ज्यादा डेंसिटी दी, तो मेटल ने जब ज्यादा डेंसिटी दी तो सीओ के पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? बढ़ गए 15, 16, 17। और आप एमओटी इमेजिन करिए, जो 15, 16, 17 आता है वो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में, जैसा O2 में हुआ करता था 16 इलेक्ट्रॉन में। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं मेटल की तरफ से, ये सीओ जो लिगेंड है हमारा, लिगेंड कौन सा बेटा? सीओ, उसके एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। उसकी वजह से सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और बॉन्ड ऑर्डर अगर कम हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप दोनों को अगर मैच करें तो जो मेटल कार्बन में हो रहा है, ठीक उसका उल्टा किसमें हो रहा है? सीओ में। तो सीओ आपको वहां पर दिखे या ना दिखे, एमसी आपको डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कहां मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कहां कम होगा। तो आपको अगर सीओ का क्वेश्चन भी पूछा गया, तो आप सीओ के क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट कर ले? एमसी में। जैसे बोला कि कहां पर सीओ का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो आप उसको ऐसा कर दें कि कहां एमसी का बॉन्ड ऑर्डर कम है, और फिर उससे आप वहां पर पहुंच जाएंगे कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको नोट करें, क्वेश्चन देखते हैं एक दो इसके ऊपर। चलो बेटा ना, अब इस पे दो क्वेश्चन फ्रेम कर दे रहे। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, 10 तरह के क्वेश्चन, तो आपके सामने एक ही ऑप्शन को लेकर 10 ये क्वेश्चन, और अगर मैं घुमा दूं, नेगेटिव चार्ज ज्यादा के बदले कम कर दूं, तो 10 और क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब क्वेश्चन की इसमें फ्रेमिंग बहुत सारी हो सकती है, सारी फ्रेमिंग नहीं कर सकते। तो एक दो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, और बाकी डिस्कस ओरली हम लोग कर लेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बन bond strength is maximum, metal carbon bond strength is maximum। तो देख लें यहां पर भाई, मेटल कार्बन के बारे में देखा, इधर देखें, मेटल कार्बन का क्या चाहिए बेटा? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगा? जब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ज्यादा। और इन तीनों ऑप्शंस में अगर आप देखें
तो यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ +1 है। एक बात समझना, CO खुद तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो भी चार्ज होगा वो किसकी वजह से होगा, मेटल। तो इस मेटल पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, और इसीलिए यहाँ पर मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या मिलेगा बेटा, सबसे ज्यादा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अब एक बात समझे, इसी फर्स्ट ऑप्शन को सही रखते हुए, है ना, इसी फर्स्ट ऑप्शन को सही रखते हुए 10 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन इमेजिन कर लीजिए जरा क्या क्या आएगा। पहले हम मेटल कार्बन के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही रखना है। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो क्वेश्चन क्या बना, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इज मैक्सिमम, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। फर्स्ट को ही आंसर रखना है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, मेटल कार्बन बॉन्ड स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम, मेटल कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज मैक्सिमम, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम। और अभी फर्स्ट को ही सही रखना है, लेकिन अब एमसी के बदले सीओ की बात हो रही है उसी में। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सीओ बॉन्ड ऑर्डर इज मिनिमम, CO bond strength, bond length, bond strength, bond stability, bond energy is minimum and CO bond length is maximum. इन सभी के आंसर कौन है बेटा, फर्स्ट। अब बाई चांस आपको थर्ड ऑप्शन बनाना है करेक्ट, तो अब क्या होगा बताइए, MC के लिए क्या बोलेगा, बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी मिनिमम, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम। और CO के लिए वही, थर्ड को अगर ऑप्शन सही बनाना, तो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम एंड बॉन्ड लेंथ मिनिमम। तो ये सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, पर सारे लिखा पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक दो क्वेश्चन आपको लिखा दिया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स CO बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम, CO बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम। अब CO पूछा है तो CO से सॉल्व ना करके MC पे जाए। CO का बॉन्ड लेंथ मिनिमम होना चाहिए, मतलब मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम। अच्छा, मेटल और कार्बन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा कब होगा, जब बॉन्ड कैसा होगा, वीक। और बॉन्ड वीक कब होगा, जब मेटल ज्यादा डेंसिटी देगा या कम देगा, कम देगा। और मेटल कम डेंसिटी कब देगा, जब मेटल पे पॉजिटिव होगा। आंसर आ जाएगा C। चलिए बेटा, है ना, ये तो जो सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में पॉइंट समझना था उसके ऊपर बात हो गई। अब आते हैं थर्ड टाइप का, जो लास्ट टाइप का लिगैंड यहां पर आ रहा है, फिर उसके बाद वनर थ्योरी स्टार्ट करते हैं, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अभी आपके सामने मैंने बोला था कि क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगैंड। क्लासिकल लिगैंड वो होते हैं जो सिर्फ देने का काम करेगा, और नॉन क्लासिकल वो होगा जो देने के साथ साथ जब मेटल पे डेंसिटी बढ़ेगी तो लेने का भी काम करेगा। तो अभी उसमें हम लोगों ने जो COCN पढ़ा, ये वही थे नॉन क्लासिकल। लेकिन अब नॉन क्लासिकल में भी एक और पॉइंट आ रहा है, जिसमें मैंने बोला था पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड की बात हो रही होगी। पहले डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। those ligands those ligands which donate those ligands which donate pi electrons those ligands which donate pi electrons for sigma type coordinate bond formation, those ligands which donate pi electrons for sigma type coordinate bond formation, but can also act as an acceptor but can also act as an acceptor in pi type coordinate bond formation, but can also act as an acceptor in pi type coordinate bond formation, but can also act as an acceptor in pi type coordinate bond formation. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऊपर बना हुआ है, पहले उसको बना ले आप, फिर डिस्कस करते हैं क्या पॉइंट है इसमें।
चले बेटा ना, अभी ये जो डेफिनेशन आपको लिखाई गई है उस डेफिनेशन को पहले डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, समझिएगा क्या है डेफिनेशन। अब ये सपोज आपके सामने ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। इथाइलिन लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपको पता है C2H4 होगा। C2H4 का डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम में आप देखिए, ना तो हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है ना कार्बन के पास लोन पेयर है। पहली बात, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि लिगैंड वो होता है जो मेटल को क्या देता है बेटा, लोन पेयर। अब आप देखो, ना तो इथाइलिन के पास कोई लोन पेयर है नहीं, तो पहले ऐसा माना जाता था कि जिसके पास केवल लोन पेयर है वो किसकी तरह काम कर सकता है, लिगैंड। लेकिन इथाइलिन के पास लोन पेयर नहीं है, फिर भी जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिसर्च आगे बढ़ी, तो पता चला कि इथाइलिन भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जबकि ये लोन पेयर लेके नहीं बैठा हुआ है। तो फिर एक और डिस्कवरी हुई, या इस तरह से एक और चीज ऐड की गई कि कोई भी वो चीज जिसके पास लोन पेयर नहीं है और अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो भी वो किसकी तरह काम कर सकता है बेटा, लिगैंड की तरह, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इजीली डिलोकलाइज किए जा सकते हैं या डोनेट किए जा सकते हैं। C2H4 जो है, इसके पास देने के लिए लोन पेयर तो नहीं है लेकिन पाई बॉन्ड है। और कितने पाई बॉन्ड है बेटा, एक। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, दो। तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि इट विल एक्ट एज अ 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। अब सुनना, इसे जब कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो क्या हुआ कि यहां पर मेटल है और यहां पर C2H4 है, और ये C2H4 मेटल के साथ लिगैंड की तरह काम करना चाह रहा है। तो ये मेटल को क्या देगा, लोन पेयर तो है नहीं देने के लिए, क्या देगा, पाई इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा, और उसको आप पाई इलेक्ट्रॉन को एज अ लोन पेयर ट्रीट कर लो थोड़ी देर के लिए। तो आप बताइए, इसका और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो तो पहला बॉन्ड बन रहा है, और पहला बॉन्ड क्या माना जाएगा, सिग्मा। लेकिन सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए C2H4 ने जिन इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल किया वो लोन पेयर नहीं था, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन था, पाई इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन देकर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पाई डोनर। और फिर पाई बॉन्ड में ये एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पाई एक्सेप्टर। तो यहां पर एक बात लिखी हुई है कि लिगैंड और मेटल के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो तो सिग्मा होगा, लेकिन उस सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए लिगैंड ने जिन इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल किया होगा वो इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है बेटा, पाई डोनर। और फिर एक्सेप्टर तो वही कहानी है जो अपन ने सिनर्जिक बॉन्डिंग वाली पढ़ी थी, तो ये इसकी कहानी है, ठीक है। अब आइए आगे पॉइंट पे। इस पूरे पॉइंट में एक चीज आपको दिख रही है, ईटा। तो ये जो सिंबल है बेटा ईटा, इसका मीनिंग समझ ले। ये ईटा जो हम लोग बना रहे हैं, ईटा के पावर में आपको कुछ चीज दिखेगी हमेशा, और वो ईटा के पावर में जो चीज है इसका मतलब होता है हैप्टिसिटी। क्या मतलब होता है, हैप्टिसिटी बोलते हैं इसको, आपके लिए कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, आप तो मीनिंग समझिए। नंबर ऑफ डोनर कार्बन, क्या बोलते हैं। अब डोनर कार्बन एटम का है ना, वैसे बहुत बड़ी चीज है ये, छोटी सी चीज नहीं है, बट आपके लेवल की नहीं है, इसलिए ज्यादा दिमाग ना लगाएं। आप तो सिर्फ इतना देखें कि यहां पर कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, दो, तो बस उसको पावर में टंगा दीजिए। तो कितने कार्बन एटम है, दो। बेंजीन में कितने कार्बन एटम है, 6। साइक्लोपेंटाडाइनाइल में कितने कार्बन एटम है, 5। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, डोनर से कर लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ध्यान रखना ये गड़बड़ी होती है ना, सिल्ली मिस्टेक होती है। तो ये पावर जो है वो डोनर से नहीं आया, पावर किससे आया, कार्बन से। जितने कार्बन उतना पावर। आगे सुनिएगा, इथाइलिन का चार्ज, क्योंकि हमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, और उसके लिए लिगैंड का चार्ज और लिगैंड कितनी जगह काटेगा इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इथाइलिन का चार्ज कितना हो गया बेटा, 0। और आप देखो ये एक पाई बॉन्ड देगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2। इसको लोन पेयर से सोचिए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना लोन पेयर, एक। एक लोन पेयर मतलब एक जगह काटेगा, और एक जगह काटेगा तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1। आइए, यहां पर कितने पाई बॉन्ड है बेटा, 3। 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। चार्ज तो बेंजीन पे आप जानते हैं कितना होगा बेटा, 0। और 6 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है 3 लोन पेयर दिए, और 3 लोन पेयर दिए मतलब कितनी जगह काटेगा, 3, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 3। साइक्लोपेंटाडाइनाइल, आई होप ये मॉलिक्यूल आपने हकल्स रूल 4n+2 जब आप पढ़ते हैं तो बहुत है ना, दे रखा है एनसीईआरटी में भी, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। C5H5-1 को क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन बोला जाता है। इसका चार्ज आपको दिख रहा है यहां पर क्लियरली कितना बेटा, -1। और ये 6 इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है। 2 पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मानते हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है ये, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है,
मतलब इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी 3, 3 लोन पेयर की तरह ये ट्रीट कर रहा होगा, तो ये ओवरऑल कंडीशन आती है। अब इसको यूज करते हुए दो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में मेंशन्ड है जो आपको आने चाहिए। एक है जाइसेसोल्ट और एक क्या है बेटा, फेरोसिन। पहला क्वेश्चन इनके बारे में क्या बनेगा, नाम देके फॉर्मूला पूछ लेगा या फॉर्मूला देके नाम पूछ लेगा। तो कम से कम नाम और फॉर्मूले तो आपको रटे होने चाहिए, उसमें कोई भी लॉजिक वॉजिक नहीं लगेगा। अब बाकी क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखिए। जाइसेसोल्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है KPtCl3 eta2C2H4। पहली बात, इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल कौन है? सेंट्रल मेटल क्या होता है, डब्बे के बाहर या अंदर? अंदर। तो बताइए सेंट्रल मेटल कौन है? प्लेटिनम। दूसरी चीज पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा किसका निकलता है? सेंट्रल मेटल का। अब आप समझिएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, मतलब प्लस माइनस सब बैलेंस होना चाहिए। एक पोटेशियम पे +1 है, 3Cl पे -3 है, तो +1 और -3 को बैलेंस करें तो -2 बच रहा है, और C2H4 पे क्या है? 0। तो ओवरऑल -2 है, उस -2 को बैलेंस करने के लिए प्लेटिनम पे क्या आना चाहिए बेटा? +2। तो प्लेटिनम पे कितना चार्ज आ रहा होगा? +2। समझ में आता है ये? ठीक है, नहीं तो सदाबहार मेथड है आपके पास, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम बी X। सॉल्व करते रहिएगा आराम से। कोऑर्डिनेशन नंबर पे आइए। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है मेटल खुद को कितनी जगह कटवाएगा। काटने का काम कौन करेगा? लिगेंड। लिगेंड कहां होगा? डब्बे के बाहर या अंदर? अंदर। तो इसको तो भूल जाइए। अब एक Cl एक जगह काटेगा, तो 3Cl 3 जगह, और एक C2H4 एक जगह काटेगा। तो कुल मेटल को कितनी जगह काटा गया बेटा? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4। आगे जाके सिलेबस में जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर VBT पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3 और dsp2। और sp3 का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और dsp2 का ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। इसका हाइब्रिडाइजेशन esp2 स्क्वायर प्लेनर निकलेगा, क्योंकि आपको अगर कुछ याद हो थोड़ा बहुत तो 4D और 5D मेटल के साथ हर लिगेंड SFL होता है, तो ये इनर ऑर्बिटल बनाएगा तो dsp2 आएगा। खैर वो सब बात की बात है। अभी आप मान लें इसका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ रहा है। स्क्वायर प्लेनर होने का मतलब क्या है कि प्लेटिनम के साथ ये जो चार चीजें हैं सारी एक प्लेन में होंगी और स्क्वायर के फॉर्म में होंगी। 3Cl ये प्लेन में आ गए स्क्वायर, और इसको भी प्लेन पे होना था। कैसे होना था? प्लेटिनम के साथ इस प्लेन पे 1 2 3 4 ऐसे। तो Cl और Cl तो प्लेन पे है। C2H4 ऐसा नहीं है, C2H4 ऐसा है। अब बात यह आ रही है कि C2H4 ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि C2H4 जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और आप सोचिए C2H4 ऐसा होता तो मॉलिक्यूलर प्लेन पे होता, और पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर प्लेन पे नहीं होती, मॉलिक्यूलर प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। इसलिए C2H4 को अगर अपने इलेक्ट्रॉन देने तो उसको परपेंडिकुलर आना पड़ेगा। ये पॉइंट हम लोग यहां पर लिखेंगे कि जो C2H4 होता है इट लाइज परपेंडिकुलर टू द PtCl3 प्लेन। तो ये स्टेटमेंट में यहां पर लिख भी देता हूं, नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं फेरोसिन पे। ये बना लिया डायग्राम सबने? एक स्टेटमेंट इसके लिए लिखेंगे, जगह छोड़ देना एक लाइन, है ना।
ठीक है, ये जो जाइसे सॉल्ट है उसका जो स्टेटमेंट है बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। इन जाइसे सॉल्ट, इन जाइसे सॉल्ट C2H4, in Zeiss salt, C2H4 lies perpendicular. C2H4 lies perpendicular to the PtCl3 plane. Perpendicular to the PtCl3 plane. ठीक है, अब ये लास्ट वाला कंपाउंड आपके सामने लिखा बेटा, कंपाउंड का नाम आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, फेरोसिन। ध्यान सुनना, ध्यान समझना। फेरोसिन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है Fe-eta5C5H5 होल ट्वाइस। अब आप देखो, एक C5H5 पे कितना चार्ज होता है बेटा, -1, तो दो C5H5 पे कितना होगा, -2, और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0, मतलब Fe पे कितना चार्ज होना चाहिए बेटा, +2। एक C5H5 कितनी जगह काटेगा बेटा, 3 जगह, तो दो C5H5 मिलकर कितनी जगह काटेंगे, 6 जगह, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 6। अब आप देखो Fe+2 के साथ एक साइक्लोपेंटाडाइनल ऊपर, एक साइक्लोपेंटाडाइनल नीचे, इस तरह के कंपाउंड को एक नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया गया बेटा, सैंडविच कंपाउंड। ऐसा नहीं है कि ये अकेला है, ऐसे बहुत सारे सैंडविच कंपाउंड बन सकते हैं, पर इसको सैंडविच कंपाउंड क्यों बोला गया उसका रेफरेंस समझिएगा। ये दोनों दिख रहे हैं आपको, इधर देखना डायग्राम, एक साइक्लोपेंटाडाइनल ऐसे, एक ऐसे दिख रहा है, और बीच में कौन दिख रहा है, Fe। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये बनाया ऐसा गया है, लेकिन ये ऐसा है, ध्यान रखिएगा। और जब ये ऐसा है तो बेटा जो Fe है उसको ऊपर से 3 लोन पेयर ऐसे मिल रहे होंगे, और नीचे से 3 लोन पेयर ऐसे मिल रहे होंगे। तो बेसिकली ये जो ऊपर और नीचे ये ऐसे है, और इसको आप सैंडविच की ब्रेड की तरह मान के चलेंगे, और बीच में जो Fe+2 पनीर, मशरूम, मक्खन, चीज जो मानना मान लो, तो ये सैंडविच की तरह दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सैंडविच कंपाउंड। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बनाते वक्त ऐसे बनता है, लेकिन ये इस तरह से होता है। चलिए, ये यहाँ पर आके जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड वाला पार्ट ये कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्नर थ्योरी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते रहते फ्रीक्वेंटली। चलिए, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी स्टार्ट करें बेटे। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में समझ लेना, पहले इसमें है ना प्रैक्टिकली बेसिकली बहुत कुछ किया था वर्नर ने, और सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कल शायद आपको बताया भी होगा मैंने, ये चैप्टर इन्हीं की देन है, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था इनको, अल्फ्रेड वर्नर को। ठीक है, तो ये चैप्टर जो बना है इन्हीं की देन है ना, डिस्कवरी हुई थी एक्चुअल में, जैसे हमने है? किसका क्या होना चाहिए, अरे तो अपने हिसाब से कुछ तो होना चाहिए ना। अरे अच्छा, क्या बता सही, तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, 3 क्यों हो सकता है, आयरन पे दोनों होता है ना, तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है ऐसा। कॉम्प्लेक्स जो दे रहेगा उसको देख के डिसाइड करेंगे ना। एक C5H5 पे कितना चार्ज होता है? एक C5H5 पे, अभी लिखा है पेज पलट, साइक्लोपेंटाडाइन -1, तो दो C5H5 में कितना, -2, और ऊपर चार्ज 0 बच रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कितना आएगा, मतलब +3 क्यों आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पता नहीं चला, हो जाता जीवन में बहुत चीजों का पता नहीं चलता। ठीक है। वरना तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड कैसे मिलता था, जब दो सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशन को आप मिक्स करते थे तो डॉट टाइप का जो कंपाउंड बनता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, एडिशन कंपाउंड, AB.XY टाइप का बताया था। और दोनों में से 1:1 रेशो है तो डबल सॉल्ट बनता था, और 1:एक्सेस है तो क्या बनता था, एक्सेस में क्या बन जाता था, कॉम्प्लेक्स। लेकिन डिस्कवरी कॉम्प्लेक्स की इन्होंने करी, तो ये जो अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे, उस टाइम तक कॉम्प्लेक्स के बारे में आइडिया नहीं था। उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि अगर आपने दो सॉल्ट को मिक्स किया है, किसी भी रेशो में मिक्स किया है, तो वो क्या बनाएगा, डबल सॉल्ट बनाएगा, ऐसा माना जाता था। और अगर डबल सॉल्ट बनता है तो डिसोसिएशन कैसा होना चाहिए, 100% डिसोसिएशन। तो आपको अगर याद हो तो वर्नर थ्योरी में
COCl3.6NH3 5NH3 वाले जो कंपाउंड होते हैं उसमें ऐसा मान के चला जाता था कि 3 क्लोराइड आयन मिलने चाहिए थे, लेकिन मिलते एक जगह 3 है, एक जगह 2 है, एक जगह 1 है, एक जगह 0 है। तो वो क्यों माना गया था ऐसा? क्योंकि पहले डबल सॉल्ट डिस्कवर्ड थे, और डबल सॉल्ट अगर डिस्कवर्ड थे तो 100% डिसोसिएशन होना चाहिए था, लेकिन जब 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ तब जाके डिस्कवरी हुई किनकी बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। ठीक है, तो पहले इसकी थ्योरी जो है वो लिख देते हैं, डिफरेंस पढ़ना होता है मेनली प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखेगा पहला तो जनरली स्टेटमेंट है, कोई मतलब है ना, फिर डिफरेंस स्टार्ट करेंगे। लिखेगा अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी central metal exhibits two types of valencies. According to Werner theory, central metal exhibits two types of valencies: primary valency and secondary valency. है ना, दो तरह की वैलेंसी, और उनका नाम दिया था उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी आपको लिखा है ना, दो कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ प्राइमरी वैलेंसी, एक तरफ सेकेंडरी वैलेंसी। डिफरेंस पढ़ने 6 पॉइंट्स लिखाए जाएंगे आपको। प्राइमरी वैलेंसी में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। इट रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। इट रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। सेकेंडरी में लिखिएगा, इट रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। इट रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। अगला पॉइंट लिखे सेकेंड, प्राइमरी वैलेंसी में लिखिएगा, दे आर, या इट इज लिख लें ऐसा, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस। इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस। इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस। और सेकेंडरी वैलेंसी में लिखिएगा, इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगैंड्स। इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगैंड्स। अगला पॉइंट लिखिएगा प्राइमरी वैलेंसी में, इट इज आयोनाइजेबल। इट इज आयोनाइजेबल। सेकेंडरी में लिखिएगा, इट इज नॉन आयोनाइजेबल। इट इज नॉन आयोनाइजेबल। अगला पॉइंट लिखे, प्राइमरी में लिखेगा, इट इज नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड होता है एक तरह का, तो नॉन डायरेक्शनल होता है। इट इज नॉन डायरेक्शनल। सेकेंडरी में लिखेगा, इट इज डायरेक्शनल। अगला पॉइंट लिखे प्राइमरी में, इट does not contribute towards geometry. It does not contribute towards geometry. It does not contribute towards geometry. Secondary में लिखिएगा, it contributes towards geometry. It contributes towards geometry. और लास्ट पॉइंट लिखेंगे प्राइमरी में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस, है ना, डॉट 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 बना लेना बेसिकली। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। और सेकेंडरी में लिखिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, है ना, कंटिन्यूअस लाइन बना लेना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, कंटिन्यूअस लाइन बना लीजिएगा। चले, अभी ये जो डिफरेंसेस आपको लिखाए गए हैं, इन डिफरेंसेस का मीनिंग समझिएगा पहले, वो समझा देते हैं, फिर टेबल कैसे क्या बनाना है उस पर देखते हैं। पहली बात, इस टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही है, पर सिंपल टॉपिक है ना। इसमें बस मेन काम क्या होता है, आपको एग्जाम में वो जो अभी लिख के दिया ना मैंने, डॉट वाला फॉर्म, मतलब एडिशन कंपाउंड के फॉर्म में दिया AB.XY टाइप का,
और उससे आपको डब्बे वाला फॉर्म बनाना आना चाहिए। अगर आपने डब्बे वाला फॉर्म बना लिया तो बाकी कुछ भी पूछे आप सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपको डब्बे वाला फॉर्म बनाना नहीं आया फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यही दो बातें इसमें क्लियर। तो डब्बे वाला फॉर्म कैसे बनाना है वो अभी हम लोगों को समझना होता है मेन इस टॉपिक में, बाकी सब हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन ऐसा बन के आएगा, कॉम्प्लेक्स बना के नहीं देगा, ऐसा देगा। तो कॉम्प्लेक्स आपको बनाना आना चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा था, ये जो पॉइंट्स आपको लिखा है इसका डिफरेंस समझिएगा एक एक करके। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, जिस टाइम पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिस्कवरी हुआ था उस टाइम पर सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर की चीज पता ही नहीं थी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो तब आएगा जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, और उस टाइम तक कॉम्प्लेक्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो एक चीज पता थी, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेटल का, ये जरूर पता था उस टाइम पे। तो जो आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं उसको वर्नर ने उस टाइम पे क्या बोला था, प्राइमरी वैलेंसी, और उसको आज हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और बाद में है ना, जब पढ़ लिया हमने टॉपिक तो हमें पता है जिसको आज हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहे हैं उसको वर्नर ने क्या बोला था, सेकेंडरी वैलेंसी, बाद में जब डिस्कवरी हो गई उसके बाद। प्राइमरी वैलेंसी जो है, ध्यान समझना, इन सारे कंपाउंड्स को ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए जो पॉइंट बोले जा रहे हैं। क्या इन सब में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है या नहीं है बेटा, है? अगर कोबाल्ट +3 है तो ये कोबाल्ट की क्या कहला रही है, प्राइमरी वैलेंसी। और एक बात बताओ, अगर किसी एलिमेंट पे प्लस चार्ज है तो उसको बैलेंस कौन करेगा, नेगेटिव करेगा या न्यूट्रल करेगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव और न्यूट्रल की बात की मैंने, क्योंकि कोबाल्ट के अलावा यहां पर आपको एक तो नेगेटिव स्पीशीज दिख रहा है और एक न्यूट्रल स्पीशीज दिख रहा है। तो मेटल का जो प्राइमरी वैलेंसी होगा, सेकंड पॉइंट देखिएगा डिफरेंस का, मेटल का जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मेटल पे जनरली पॉजिटिव स्टेट मिलेगा, और उस पॉजिटिव स्टेट को बैलेंस करने कौन आएगा, एनायन आएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बात पक्की होती है। दूसरी तरफ जो सेकंड पॉइंट है उसको देखें जरा ध्यान से, तो बोला गया है कि मेटल का जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा, जिसको बाद में हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपको समझ में आना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या है, मेटल को कितनी जगह काटते जाना है, और काटने कौन आएगा, कोई भी आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज वाला भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज वाला भी आ सकता है, न्यूट्रल भी आ सकता है, क्योंकि लिगेंड पे तो कैसा भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। पर इस जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे ना, वर्नर थ्योरी, तो वर्नर में एक बात ध्यान रखना, वर्नर में आपको केवल 3 तरह की चीजें दिखेंगी कंपाउंड में। एक मेटल दिखेगा जो कि पॉजिटिव होगा डेफिनेटली, अभी मेटल कार्बोनिल पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वहां पर मैंने बोला था मेटल पे 0 भी आ सकता है, मेटल पे नेगेटिव भी आ सकता है, पर जब वर्नर का क्वेश्चन आएगा तो मेटल पे डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तभी ये पॉइंट जो आपको लिखाए जा रहे हैं सेटिस्फाई हो पाएंगे, इसलिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और साथ में मेटल के साथ में कोई एक नेगेटिव चीज होगी और एक न्यूट्रल चीज होगी। तो आपसे पूछेगा कि मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या प्राइमरी वैलेंसी उसको कौन बैलेंस करेगा, तो उसको नेगेटिव वाला बैलेंस करेगा। अब ये नेगेटिव वाला कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, अभी कॉम्प्लेक्स बनाया नहीं अपन ने, ये नेगेटिव वाला चाहे कॉम्प्लेक्स के अंदर हो चाहे कॉम्प्लेक्स के बाहर हो, ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा ही करेगा। जैसे सपोज एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा CONH3 6Cl3 और एक कॉम्प्लेक्स लिखा मैंने CONH3 4Cl2Cl, ये दोनों इन्हीं के रिप्रेजेंटेशन है। अब बताइए यहां पर दोनों में कोबाल्ट पे कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा, +3। कोबाल्ट के +3 को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, अमोनिया तो करेगा नहीं, कौन करेगा, Cl करेगा, चाहे वो Cl डब्बे के बाहर हो चाहे वो Cl डब्बे के अंदर हो चाहे बाहर हो। मेटल का पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई करने का काम कौन करेगा, एनायन करेगा, चाहे वो एनायन डब्बे के अंदर हो चाहे डब्बे के बाहर हो। तो हम ये बोलेंगे कि एनायन हमेशा किसको सेटिस्फाई करेगा बेटा, प्राइमरी वैलेंसी को। सेकेंडरी कोई भी कर सकता है, ये भी लिगेंड हो सकता है, ये भी लिगेंड हो सकता है, लेकिन ये प्राइमरी को बैलेंस कर सकता है क्योंकि ये एनायन नहीं है। आगे सुने, अगला पॉइंट क्या रहा है, जब आपने ये बात पता कर ली कि मेटल को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, एनायन, और सेकेंडरी वैलेंसी को तो ये भी कर सकता था ये भी कर सकता था, डिपेंड करेगा, क्योंकि ये भी लिगेंड हो सकता है ये भी लिगेंड हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखाया गया आपको, कि जो प्राइमरी वैलेंसी वो आयोनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी क्यों आयोनाइजेबल है, एनायन और कैटायन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, और आयनिक बॉन्ड पानी में जाके डिसोसिएट हो जाता है, और इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि जो प्राइमरी वैलेंसी वो कैसी है, आयोनाइजेबल। या फिर आप ऐसा समझे कि जो डब्बे के बाहर वाला पार्ट होगा वो प्राइमरी वैलेंसी होगी यहां पर, बाद में जब बन जाएगा स्ट्रक्चर। और हम जानते हैं कि डब्बे वाला पार्ट आयनाइजेशन स्फीयर होता है, और आयनाइजेशन स्फीयर पानी में जाके क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। जबकि जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा,
और वो सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन कर रहा है, और इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड पानी में जाके डिसोसिएट नहीं हो रहा होगा आसानी से, इसलिए वो क्या होगा, नॉन आयनाइजेबल, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट होगा। अगला पॉइंट आ रहा है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल वेयर एज कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। अगला पॉइंट है ज्योमेट्री वाला। आप याद करिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए निकला था, कोवैलेंट कंपाउंड के लिए निकला था। आयनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल ही नहीं सकते, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड होगा या कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो उससे क्या निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री डिफाइन होगी उसी के लिए। और लास्ट बात है कि प्राइमरी वैलेंसी को डॉट 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 से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकेंडरी को कंप्लीट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आपको डिफरेंस बता दिया मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, समझना ध्यान से जो बोला जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, उस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करिए। पहले मैं एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा 5-10 मिनट, लेकिन वो समझना जरूरी है क्योंकि बाकी सब आंसर उसी के थ्रू निकलेंगे। समझना ध्यान से और सुनना ध्यान से। वर्नर ने COCl3 मतलब कोबाल्ट +3, क्लोराइड -1 और अमोनिया के सीरीज ऑफ कंपाउंड्स लिए, है ना। ये डिस्कवरी इन्हीं कंपाउंड्स के थ्रू हुई थी, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में वर्नर थ्योरी पे 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक तो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स और एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट वाला मैं सॉल्व करवा दूंगा, प्लेटिनम आप खुद करेंगे सॉल्व, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब आप देखो, इसमें वर्नर ने कोबाल्ट +3, क्लोराइड और अमोनिया के सीरीज ऑफ कंपाउंड लिए, बहुत सारे कंपाउंड लिए। ये कंपाउंड में डॉट लगा हुआ है, मतलब ये एडिशन कंपाउंड है। और आप देखिए ये 1:XS 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 है। आज हम लोग जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस टाइम उनको नहीं पता था कि ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो उस टाइम तक उन्हें क्या पता था कि इन सब में मेटल का स्टेट कौन सा है, +3। तो उस टाइम पे इसको ऑक्सीडेशन स्टेट ना बोल के उन्होंने क्या बोल दिया कि मेटल की जो प्राइमरी वैलेंसी, जिसको आज हम क्या बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कितना है, +3। ये पता था बस उनको, सेकेंडरी वेकेंडरी तो बाद में निकलेगा। अब उन्होंने क्या करा, क्योंकि उन्हें डबल सॉल्ट वाला आइडिया था कि 100% डिसोसिएशन होता, तो उन्होंने क्या सोचा कि जब मैं इसको 1 मोल को पानी में डालूंगा तो मुझे थ्योरेटिकली, उनका थ्योरेटिकली ऐसा मानना था कि कितने क्लोराइड आयन मिलने चाहिए, 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर 3 मिलने चाहिए, क्योंकि हर मोल में कितने क्लोराइड आयन है, 3। अच्छा 3 क्लोराइड आयन मिल गए, चलो तो 3 क्लोराइड आयन मिले, ऐसा तो होगा नहीं कि इसके 1 मोल को जैसे ही पानी में डाला क्लोराइड निकला, क्लोराइड आके हवा में तैर के बोल रहा है हेलो आई एम क्लोराइड आयन काउंट मी, ऐसा तो नहीं बोलेगा। तो क्लोराइड अगर वहां आया तो पता कैसे चलेगा कि क्लोराइड आयन है, कि आया भी तो 1 आया कि 2 आया कि 3 आया। तो उसके लिए क्या करा, AgNO3 मिलाया गया। और आप ये जानते हैं कि AgCl का पीपीटी क्या होता है, व्हाइट, क्योंकि ये जो Cl- आयन बनेगा वो AgNO3 से जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा AgCl, और AgCl का क्या होता है बेटा, व्हाइट पीपीटी आपको मिलता है। तो व्हाइट पीपीटी का कैलकुलेशन, जैसे मान लो इसका एक्वस सॉल्यूशन में AgCl मिला और व्हाइट पीपीटी मिला, मतलब Cl डिसोसिएट हुआ है। और अगर इसको पानी में डाला और इसमें एक्सेस AgNO3 डाला और व्हाइट पीपीटी नहीं मिला, मतलब यहां Cl का डिसोसिएशन नहीं हुआ। अच्छा डिसोसिएशन हो गया नहीं हो गया ये भी पता चल गया। अच्छा कितने मोल डिसोसिएट हुआ वो कैसे पता चलेगा, तो AgNO3 का जो Ag व्हाइट पीपीटी मिलेगा उसको मेजर करेंगे, कितना वेट आ रहा है उससे मोल निकालेंगे। अगर 3 मोल मिल रहा है मतलब तीनों डिसोसिएट है, 2 मोल मिल रहा है, 2 प्रेसिपिटेट हुए होंगे, इस तरह की बात आएगी। ठीक, अब सुने, उन्होंने थ्योरेटिकली तो ऐसा मान लिया क्योंकि उनको मालूम था कि डबल सॉल्ट में 100% डिसोसिएशन होता है, वो कॉम्प्लेक्स डिस्कवर्ड नहीं थे, तो उनका ये मानना था कि एडिशन कंपाउंड डबल सॉल्ट ही होता होगा, 100% डिसोसिएशन होना चाहिए, ऐसी कुछ कहानी आनी चाहिए। जब उन्होंने AgNO3 पास करा, AgCl का जो पीपीटी मिला, यहां पर 3 मोल मिला, 2 मोल मिला, 1 मोल मिला, 0 मोल मिला, ऐसा उनको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया। जब ऐसा रिजल्ट आया तो उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। उन्होंने 2-4 बार और परफॉर्म कर लिया, क्योंकि कई बार हो सकता है कि परफॉर्म करते वक्त, है ना, अपैरेटस गड़बड़ रहा हो, केमिकल खराब आ गया हो, इस तरह की चीजें हो सकती है। तो उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हर बार यही रिजल्ट आया। और जब यही रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला आई एम ए जीनियस। क्यों, होना कुछ और था, हो कुछ और गया, मतलब डिस्कवरी तो हो गई नई चीज की। पर डिस्कवरी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। अब क्या हुआ, तो अब आप देखिए, अच्छा इसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 3 क्लोराइड में से तीनों डिसोसिएट हुए, मतलब क्या 100% डिसोसिएशन हुआ है। आपसे आगे ऐसा क्वेश्चन बनेगा इसमें ना कि कितना परसेंटेज डिसोसिएशन हुआ, तो क्या यहां पर 100% क्लोराइड का डिसोसिएशन हुआ, यस। यहां पर 3 में से 2 का डिसोसिएशन हो, तो क्या ये 2/3 डिसोसिएशन है, और 2/3 डिसोसिएशन का मतलब है 66%।
यहाँ पर 1/3 है मतलब 33% और यहाँ 0% डिसोसिएशन है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा आगे जाके। आगे सुने, अब क्या हुआ, प्राइमरी वैलेंसी की बात हो गई, अब सेकेंडरी वैलेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि यहां पर 3 में से 3, 2, 1, 0 डिसोसिएट हुए, तब अब इसका रिजल्ट जो आया उसको एक्सप्लेन करना था। तो अब एक्सप्लेन ऐसा तो नहीं कि उनको तुरंत दिमाग की बत्ती जल गई होगी, कई दिन कई महीने लगे होंगे उनको समझने में। उन्होंने अल्टीमेटली क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि भाई जितना पार्ट डिसोसिएट हुआ उसको अलग करते हैं और जो डिसोसिएट नहीं हुआ उसको अलग करते हैं। तो उन्होंने देखा 3 के 3 क्लोराइड डिसोसिएट हुए, अलग कर दो। 3 में से 2 डिसोसिएट हुए, अलग कर दो। 3 में से 1 डिसोसिएट हुआ, अलग कर दो। कोई भी डिसोसिएट नहीं हुआ तो अलग रखो मत। अब देखो 3 क्लोराइड डिसोसिएट हुए, क्या क्या डिसोसिएट नहीं हुआ, तो मेटल के साथ क्या रह गया बेटा, अमोनिया। कितने अमोनिया रह गए, 6। मेटल के साथ कितने अमोनिया, 5। और 3 में से 1 तो डिसोसिएट नहीं हुआ, जो डिसोसिएट नहीं हुआ वो अंदर और जो डिसोसिएट हुआ वो बाहर। यहां पर उन्होंने देखा कि 4 अमोनिया तो ठीक है, पर 2 क्लोराइड में 3 में से 1 डिसोसिएट हुआ, 2 डिसोसिएट नहीं हुए। जो डिसोसिएट नहीं हुआ उसको अंदर रखे, और यहां पर भी देखा कि भाई कुछ भी डिसोसिएट नहीं हुआ, मतलब सब कुछ डब्बे के अंदर। ये उन्होंने बनाया, पर ये बनाने के बाद भी उनको एकदम से समझ में तो नहीं आया होगा, इतना तो कंफर्म है। तो उन्होंने, क्योंकि हो सकता है पहले यही देखते रहो कि 3 हो गया, 2 ही हुआ, 1 हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बाद में उनकी कभी नजर पड़ी होगी डब्बे के अंदर भी देख ले। बाहर कब तक देखे, अंदर भी तो देखे जरा क्या है। अब यहां पर जब इन्होंने देखा तब उन्हें एक बात समझ में आई होगी कि कोबाल्ट हर जगह कौन सी स्टेट में बैठा है, +3। पर +3 में होते हुए भी वो कभी तो 3 क्लोराइड को डिसोसिएट होने दे रहा है, कभी 2 को, कभी 1 को, कभी 0 को, कुछ तो माजरा रहा होगा। तो उसने देखा कि भाई कोबाल्ट जब +3 में, तो उसके आसपास सराउंडिंग स्पीशीज कितने हैं बेटा, 6। यहाँ पर 5 और 1 6, यहाँ पर 4 और 2 6, यहाँ 3 और 3 6। उनको उस टाइम समझ आया होगा कुछ कि भाई कोबाल्ट जब भी +3 में होगा, एक बात कंफर्म है कि पहले वो अपने पास 6 चीजें रखना चाहेगा, और उन 6 चीजों को रखने के बाद अगर कोई बचता है उसे डिसोसिएट होने देगा। तो उस चीज को उन्होंने उस टाइम पे क्या बोला कि +3 में कोबाल्ट की एक और वैलेंसी होती है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, सेकेंडरी वैलेंसी, कि वो जब भी +3 में होगा वो 6 चीजों को अपने साथ जोड़ के रखना चाहेगा, जिसको आज हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक बात बताइए, कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये कैसे पता चला, प्रैक्टिकली। तो आगे किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर किस स्टेट में क्या होगा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सब कैसा डेटा है, प्रैक्टिकली डिटरमाइंड डेटा है। पर आपको जो केसेस आएंगे अभी मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए इस केस के लिए आप याद कर लें कि जब कोबाल्ट +3 होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। अब एक बात समझे, ये जो पॉइंट अभी आपने देखा, ये तो प्रैक्टिकली उन्होंने कैलकुलेशन वैल्कुलेशन किया, तो उनको पता चला कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है। हाँ छोड़ दो, अब सुनो, अरे बस इधर ध्यान दो, सुनो 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 सुनो, अबे सुनो इधर, चलो चलो इधर ध्यान, अबे इधर तो ध्यान, टाइम हो जाएगा खत्म। सुनो, सबसे पहले यहां पर जो कंडीशन है इसको समझिएगा। प्रैक्टिकली तो उनको पता चल गया कि 3 डिसोसिएट हुए कि 2 डिसोसिएट हुए कि 1 या क्या हुआ, लेकिन आपको मैंने बोला आपको एग्जाम में ये बॉक्स खुद बनाना पड़ेगा। और बॉक्स कैसे बनाना है वही सबसे मेन काम है, क्योंकि आपको ऑप्शन ऐसे आएंगे और जब तक आप मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं बना पाओगे आप आगे की चीजें नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वहां प्रैक्टिकल करके नहीं पता चलेगा कि 3 मोल मिला कि 2 मोल मिला कि 1 मोल मिला, सारे आंसर हमको खुद देने। अब एक बात समझिए, कोबाल्ट मैंने बोला जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स आएगा, मतलब वर्नर का क्वेश्चन आएगा, मैंने बोलता 3 चीजें मिलेंगी। मेटल मिलेगा पॉजिटिव चार्ज वाला, साथ में मिलेगा एक नेगेटिव स्पीशीज, और साथ में मिलेगा एक न्यूट्रल स्पीशीज। ये बात पक्की होगी। जैसे प्लेटिनम का जब क्वेश्चन आएगा तो प्लेटिनम +4, साथ में Cl- और साथ में वाटर देता है जनरली, तो कोई ना कोई कैटाइनिक मेटल साथ में एनाइनिक, है ना, इस तरह का स्पीशीज मिलेगा और एक न्यूट्रल स्पीशीज मिलेगा। अब सुनना, आपको एक बात समझ में आती है कि यहां पर मेटल तो हमेशा कहां जाएगा बेटा, डब्बे के अंदर। एक बात समझ में आ गई। अब आइए, कोबाल्ट का स्टेट आपको जब ऐसा देगा तो क्या यहां से आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। अब आपको लिखाया जाएगा थोड़ी देर के बाद कि किस स्टेट में किसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सब प्रैक्टिकली डिटरमाइंड है। तो क्या कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये हमें पता है या नहीं पता है बेटा, पता है। फिलहाल में भी हमने एक्सपेरिमेंट की बात कर ली थी।
अब आपको क्या करना है, मेटल को खुद को कितनी जगह कटवाना है, 6 जगह। अब काटने के 2 ऑप्शन, मतलब कटवाने के 2 ऑप्शन, एक एनायनिक लिगेंड मतलब एनायन से कटवा ले, और दूसरा न्यूट्रल से कटा ले। जो एनायन है उसको मैं बोलूंगा यहां पर जहरीला, क्या बोलूंगा, नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब जहरीला है, और ये क्या है, नॉर्मल है। अब अगर मेटल को खुद को कटवाना है तो पहले वो किसको बुलाएगा, नॉर्मल वाले को बुलाएगा। जहर नहीं फैलाना चाहता वो, है ना, अननेसेसरी नहीं, ज्यादा आई लाइक इट वाई लाइक इट चक्कर में वो चले जाना कि नहीं आज तो जहर जहर खेलेंगे, है ना, ऐसा नहीं करना। तो पहले मेटल जो है वो किससे कटवाएगा बेटा, नॉर्मल वाले से कटवाएगा। अब आप सोचिए कितनी जगह कटवाना है, 6 जगह। अब आप इस कॉम्प्लेक्स को देखिए जरा, जो ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, इस फॉर्मूले के अंदर मेटल के साथ 3 तो जहरीले और 6 नॉर्मल है। तो मेटल को खुद को कटवाना है 6 जगह, पहले किसको बुलवाएगा काटने के लिए, नॉर्मल को। क्या यहां पर नॉर्मल जितने चाहिए उतने हैं या नहीं है? ये नॉर्मल मिलके उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। मतलब जहरीलों को उसने कहां रखा, गेट के बाहर, बोले बाहर रहो कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फेक्शन मिल गया। आइए यहां पर मेटल फिर से आपने देखा कौन सी स्टेट का +3, कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपको पता होना चाहिए, 6। मतलब मेटल खुद को कितनी जगह कटवाएगा, 6 जगह। काटने के लिए 2 ऑप्शन, नॉर्मल और जहरीला। पहले किसको बुलाएगा, नॉर्मल को। कितने नॉर्मल हैं, 5 नॉर्मल अंदर। अब मेटल को तलब छूटी, अब मैं बोले 5 ही हुआ, एक और एक और एक और एक और एक और। तो मेटल के पास अब एक ही ऑप्शन है, नॉर्मल तो खत्म होगा, किसको बुलवाएगा, जहरीले को। कितना जहरीला अंदर, एक अंदर 2 बाहर, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर यहां पर क्या हुआ, मेटल वापस से +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 6 जगह कटवाना है इसको। पहले इसने किसको बुलाया, नॉर्मल को। कितने नॉर्मल है, 4 नॉर्मल अंदर। अब फिर से तड़प रहा, बिल्कुल अब तो और खतरनाक तरीके तड़प रहा, बोले 2 जगह बच गई है, कैसे होगा। तो अब ये कितने क्लोरीन को बुलाएगा, 2 जहरीले अंदर, 1 जहरीला बाहर, और यहां पर सारे जहरीले अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ये एग्जाम में आएगा, उससे ये बनाना है, और इसको बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर की। वो आपको लिखाया जाएगा, और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए 2 चीजें होंगी, एक एनायन और एक न्यूट्रल। हमेशा पहले अंदर किसको बुलाएंगे, न्यूट्रल को। अगर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर सकता है तो वेल एंड फाइन, अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर मजबूरी में एनायन को भी अंदर बुलाया जाएगा। अब सुने, ये तो अपन ने कॉम्प्लेक्स बनाने का तरीका सीखा, अब इसको यहां अप्लाई करिए। इन चारों में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, क्या आ रहा है, +3। उसको क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी वैलेंसी। तो मेटल का प्राइमरी वैलेंसी या फिर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैं लिख दे रहा हूं, कितना आ रहा है बेटा, +3। और +3 में सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी आपको याद होना चाहिए, कितना होगा, 6। तो ये हमने लिख दिया। अब सुने, अब डब्बा बनाना है, यही मेन काम है। तो डब्बा फटाफट बनाए। तो बेटा कोबाल्ट तो आ गया +3 में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। काटने के लिए नॉर्मल और जहरीले में से पहले अंदर कौन आया बेटा, नॉर्मल। क्या नॉर्मल सेटिस्फाई करने के लिए काफी है, यस। तो तीनों जहरीले बाहर, यहां पर 5 नॉर्मल अंदर और 1 जगह बच रही है, तो 1 जहरीला अंदर 2 जहरीले बाहर। यहां पर 4 नॉर्मल अंदर और 2 जहरीले अंदर होंगे बेटा, तब जाके कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई होगा। और यहाँ लास्ट वाले में सब कुछ अंदर, मतलब जहरीले और सारे के सारे नॉर्मल वाले जो केसेस हैं सब अंदर आ जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स बना। अब आगे सुने, अगला क्वेश्चन सुनना मेरी बात, अभी समझते जाइए, क्वेश्चन समझ लीजिए इत्मीनान से, क्योंकि गड़बड़ी यहां तक नहीं होगी। ये तो बनाना सीखा, अभी जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे ना स्टेटमेंट वाले, कितना भी इजी लगता हो, खेल वही होगा आपके साथ, ये ध्यान रखिएगा। थ्योरेटिकली उनका मानना था कि जब 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल को डाला गया तो कितने क्लोराइड आयन मिलने चाहिए थे, 3 3 3 और 3। AgCl मिल रहा है, मतलब क्लोराइड की बात हो रही है ना, ये समझिएगा। एक्सपेरिमेंटली कितना मिला, 3। ये तो एक्सपेरिमेंटली पता चला, पर अपन ने तो ये बना लिया ना, अब इसको देख के तो हम बता सकते हैं कितने क्लोराइड है, 3। क्या 3 के 3 डिसोसिएट हो जाएंगे, यस, क्योंकि सारे डब्बे के बाहर है। कितने क्लोराइड है, 3। डिसोसिएट होंगे 2, डिसोसिएट होगा 1, डिसोसिएट होगा 0। तो कितना % डिसोसिएशन होगा, 100, 66, 33, 0। ये बात समझ में आई, आगे बढ़े। अगला केस आ रहा है, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब समझना है ना थोड़ा ध्यान से, इस कॉम्प्लेक्स को देखें जरा ध्यान से, इस पे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम होंगे, है ना। क्या तीनों Cl कोबाल्ट के +3 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, चाहे वो डब्बे के अंदर हो चाहे डब्बे के बाहर। और ये जो प्लस चार्ज है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइमरी वैलेंसी। क्या मैं इसके लिए ऐसा बोल सकता हूं, ऑल क्लोराइड आयंस आर सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी।
ऑल क्लोराइड आयंस आर सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी। ये बात क्लियर है बिल्कुल, है ना। आगे बढ़िए। हाउ मेनी क्लोराइड, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबके लिए कॉमन रहेगा वो क्वेश्चन। हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी? यहां पर 3। अरे अभी तो बताया क्लोराइड है तो प्राइमरी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। हाउ मेनी क्लोराइड आयन आर सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी? 3 फिक्स है। अब हाउ मेनी अमोनिया आर सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी? अब 0, क्योंकि प्राइमरी का मतलब है प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज को अमोनिया सेटिस्फाई 0 0 0 0। अब आगे सुनिए। हाउ मेनी अमोनिया आर सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी? बात समझ में आ रही है? अब सुने आगे। हाउ मेनी अमोनिया आर सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी? 0। बोथ तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अमोनिया सिर्फ सेकेंडरी को वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी नहीं कर सकता। आगे सुनिए। हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सेटिस्फाइंग ओनली प्राइमरी वैलेंसी? ओनली प्राइमरी, ओनली प्राइमरी। 3 2 1 0। क्योंकि सिर्फ प्राइमरी तो करेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ प्राइमरी का मतलब है सेकेंडरी नहीं करना चाहिए। ये तो सेकेंडरी भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये लिगैंड की तरह भी काम कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, इसमें ऐसा उलझा के पटकेगा ना बेटा, समझ में भी नहीं आएगा क्या हो गया, सिल्ली मिस्टेक ही होगी बाद में, है ना, ध्यान रखना। यहां पर देखिए, हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी? 0। प्राइमरी तो हमेशा करेगा, सेकेंडरी अगर सेटिस्फाई करना है तो क्या लिगैंड की तरह काम करना पड़ेगा। वो लिगैंड की तरह काम करने के लिए क्या डब्बे के अंदर आना पड़ेगा। तो हाउ मेनी क्लोराइड आर सेटिस्फाइंग बोथ? 0 1 2। क्या बात समझ में आ रही बेटे? तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होंगे। अब यहां पर आइए, तो हाउ मेनी क्लोराइड आयन सेटिस्फाइंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ? 0 1 2 3। जितने क्लोराइड डब्बे के अंदर होंगे वो प्राइमरी को तो करेंगे ही करेंगे, सभी करेंगे प्राइमरी को तो क्लोराइड, पर सेकेंडरी की तरह काम करने के लिए डब्बे के अंदर आना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन सुने, लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सेटिस्फाइंग ओनली सेकेंडरी वैलेंसी? 0। मैं फिर कह रहा हूं, स्टेटमेंट में ऐसा लेगा ना, तबीयत से लेगा बेटा, समझ में भी नहीं आएगा आपको, ये ध्यान रखना। ओनली सेकेंडरी वैलेंसी, क्लोराइड प्राइमरी तो करेगा ही करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ओनली सेकेंडरी नहीं है ये बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी का एग्जांपल है, ध्यान से समझ लेना इस बात को। फिर से बताऊं, एक बार रिपीट कर देना, चेक कर लेना। हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी? 3 मैंने ओनली ओनली कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला, हाउ मेनी क्लोराइड आर सेटिस्फाइंग प्राइमरी। तो सारे प्लस को बैलेंस कर रहे हैं, सारे प्लस को बैलेंस कर रहे हैं, सारे प्लस को बैलेंस कर रहे हैं, सारे प्लस को बैलेंस कर रहे हैं। हाउ मेनी अमोनिया आर सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी? 0 0 0 0। ओनली ओनली पे ध्यान देना है ना जब भी बोला जाए। हाउ मेनी अमोनिया आर सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी? हाउ मेनी अमोनिया आर सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी? 0 0 0 0। क्योंकि ये सेकेंडरी तो करेगा, प्राइमरी कभी करेगा ही नहीं। हाउ मेनी क्लोराइड आर सेटिस्फाइंग प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी? बात समझ में? हाउ मेनी क्लोराइड आयन आर सेटिस्फाइंग ओनली सेकेंडरी? 0 0 0 0। ओनली सेकेंडरी नहीं कर सकता क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड प्राइमरी जरूरी ही है, करेगा ही करेगा, सेकेंडरी करे चाहे ना करे। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो लास्ट पॉइंट आपके सामने क्या लिखा गया बेटा? आयंस का। अब देखिए, आयंस पे चले अगर, तो इतना समझ में आना चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम डिसोसिएट करेंगे, तो आप जानते हैं डब्बे के बाहर वाला पार्ट पानी में जाके क्या हो जाएगा? डिसोसिएट। अच्छा, डब्बे पे चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा? न्यूट्रल होगा या चार्ज होगा? चार्ज होगा। कितना होगा? +3। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूटेगा बेटा, CONH3 6 +3, और साथ में कितने Cl मिलेंगे बेटा? 3। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना अभी जो बता रहा हूं। ये आपने ब्रेक कर दिया, इसको अगर आपने ब्रेक करा तो इसका मतलब है 1 + 3 आयन मिल रहे हैं, और 1 + 3 मतलब टोटल आयन क्या मिल रहा है? 4।
इसको कई बार एग्जाम में ऐसा लिख देगा बेटा, 1+3 को कई बार क्या लिख देगा, 1:3। ध्यान रखिएगा, अगर 1:3 आ रहा है समझ जाइएगा 1+3 की बात कर रहा है, इसका मतलब होता है 1 कॉम्प्लेक्स आयन एंड 3 सिंपल आयन। क्या मतलब हुआ, 1 कॉम्प्लेक्स आयन एंड, तो आप देखो जब इसको पानी में डालेंगे तो एक तो कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, 3 सिंपल मिलेगा। क्या इसको मैं 1 कॉम्प्लेक्स और 2 सिंपल बोल सकता हूं? तो इसको क्या 1:2 लिखा जा सकता है? यस। या फिर इसको 1+2 भी बोला जा सकता है। तो आप देखिए उसको ब्रेक करिएगा तो आपको मिलेगा CONH3 5 के साथ Cl, यहां पर चार्ज आएगा बेटा 2+ और यहां पर आएगा 2Cl-, मतलब ये हो जाएगा 1+2 दैट इज इक्वल टू 3। यहां पर आ जाएगा बेटा CONH3 4Cl2, इस पे +1 चार्ज आएगा और यहाँ Cl- आएगा, ये हो जाएगा 1+1 दैट इज इक्वल टू 2। और यहां पर आएगा CONH3 6 सॉरी NH3 थ्राइस Cl3 और इसमें आएगा 0, क्योंकि ये आयन नहीं है, ये न्यूट्रल है और इसलिए आयन के केस में क्या माना जाएगा, 0। अच्छा, इनमें से सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन दिखाएगा एक्वस सॉल्यूशन में? जिसके जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। पहले ये टेबल बनाइए, फिर एक दो क्वेश्चन पहले इसके डिस्कस करते हैं। क्या हो गया? टेबल के बाद कुछ भी लिख ले चलेगा, सभी लिखना है। नालायक। हाँ हाँ, तेरे ज्यादा दिक्कत हो रही, तू ले जा। लिखो लिखो जल्दी लिखो।
सुना है ध्यान से ना, यहाँ पर नोट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले पहले एक काम करें, ये वाला रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं। ठीक, रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, आपको एक पॉइंट लिखा है था अभी डिफरेंस में कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगी उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से। अब एग्जाम में इस पॉइंट को लेकर एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया, इनमें से या तो ऐसा फॉर्म दे देगा या वैसा फॉर्म दे देगा, इससे ऐसे कैसे बनाना वो आप समझ चुके हैं। तो उसकी मदद से कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है, या रिप्रेजेंटेशन बना के देगा और बोलेगा इसके लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स सही है। तो अब एक बात समझिए, यहां पर कोबाल्ट के पास कितने क्लोराइड है बेटा? 3। तो हमने कोबाल्ट +3 लिख दिया, 3 क्लोराइड बना दीजिए, रैंडमली बना दीजिए, कहीं भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल के लिए। और 6 अमोनिया बना दिए, 1 2 3 4 5 6, कहीं भी बना दो। यहां पर 4 अमोनिया और 3 क्लोराइड है, तो कोबाल्ट के पास 1 2 3 4 अमोनिया और 3 हमने क्या बना दिया बेटा? क्लोराइड। अब एक बात समझना, इनमें से क्या तीनों क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे। तो अब आप देखो, जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन आपको बनानी है, तीनों क्लोराइड। यहां पर भी वही होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ये कंडीशन आ गई। अब सेकंड पॉइंट क्या रहा, जो अमोनिया है वो किसकी तरह काम कर रहा होगा? लिगेंड। तो अमोनिया, इधर देखें, इस कॉम्प्लेक्स को देखिए आप, है ना, इससे ये बनाया हमने, क्या 6 के 6 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बेटा कर रहे। और जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है उसको सॉलिड लाइन से बना दे। पर मैं सॉलिड लाइन के बदले एरो ही बना दे रहा हूं ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी समझ में आ जाएगा आपको। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया इस केस के लिए। अब आइए यहां पर इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, तीनों क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे तो बना दिया। 4 अमोनिया जो है वो सेकेंडरी को तो सेटिस्फाई कर ही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लिगैंड की तरह काम करेगा अमोनिया केवल, क्योंकि आयन नहीं है तो लिगैंड ही होगा। ये आ गया। लेकिन क्या 2 क्लोराइड ऐसे थे यहां पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे थे? यस। तो क्लोराइड जो 2 थे उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी तो सेटिस्फाई करी, साथ ही साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस क्लोराइड और इस क्लोराइड के साथ 2 लाइनें बनेंगी, डॉटेड भी बनेगा और सॉलिड लाइन भी बनेगा। तो एग्जाम में क्या होगा कि आपको सपोज ये बना के दिया और बोला इसका करेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, या कॉम्प्लेक्स दिया और बोला उसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो इससे ये बनाना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डॉटेड या वो बनाना। इससे ये कैसे बनेगा वो समझिए। केवल जो डॉटेड है वो बाहर, बाकी सब अंदर। केवल जो डॉटेड है वो बाहर, बाकी सब अंदर। ये रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। अब आते हैं नोट की तरफ। मैंने आपको बोला था कि बेटा ये जो कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये आपको प्रैक्टिकली निकाल के बताया गया था, वरना ने जो भी किया था। तो आपको कुछ केसेस आपको याद ही रखने पड़ेंगे कि किसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। देखिए, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन 3+2, प्लेटिनम +4, इन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिला बेटा? 6। निकल, कॉपर, जिंक, प्लेटिनम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और सिल्वर +1 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2। एक बात और समझ ले, ये कोऑर्डिनेशन नंबर मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, चेंज हो सकते हैं, फिक्स नहीं होता है, लेकिन हाँ आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। दूसरी बात याद रखने के लिए ऐसा बोला जाता है कि जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका डबल मिलेगा जनरली, है ना, जैसे यहां नहीं हो रहा। जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका डबल मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका डबल मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो थोड़ा याद करना है, इसकी मदद से सिंपल हो जाएगा आपके लिए। आगे आइए, लास्ट पॉइंट जो है, कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। अब एक खास बात बता रहा हूं, यहां पर ध्यान सुन लेना, वरना है ना पूरे चैप्टर में बार बार तड़पते रहोगे कि क्या हो रहा है। एक कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखा गया, समझना बहुत बेसिक बात है लेकिन परेशान हो गए इसकी वजह से। COCl4-1, यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है और कोऑर्डिनेशन नंबर? सर अभी तो आपने बताया था कि कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। सुनना मेरी बात, जब आपको ये वाला जो नोट है ना, ये आपको कब इस्तेमाल करना है ये समझिएगा। जब आपको ऐसा दिया जाए और कॉम्प्लेक्स खुद बनाना हो, कॉम्प्लेक्स दिया नहीं गया, कॉम्प्लेक्स खुद बनाना है, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स बना बनाया आया है तो वहां खड़े मत हो जाना कि हमारे सर ने बताया था हमको कि +3 में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, गलत क्वेश्चन है, मिसप्रिंट है, बोनस दे दो, ये दे दो। कुछ भी नहीं होता ऐसा। जब कॉम्प्लेक्स बना बनाया आया है तो जैसा दिया है उसको ट्रू मान के सॉल्व कर दीजिए। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको तब आप इन पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता बेटा। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन बता दी गई। अब 1-2 क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, इस पे लिख लीजिए, या आप प्लेटिनम के लिए लिख लीजिए क्योंकि वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, लिखिएगा। इसके लिए स्पेस छोड़ दो, प्लेटिनम के लिए बोल दे रहा हूं। या एक काम करें, मैं कंपाउंड लिख दे रहा हूं, ये सेम टेबल बनाना है आपको प्लेटिनम के लिए।
बना लेना घर पे है। हाँ फोटो खींच लो आराम से। मैं बस ये हटा रहा हूँ, ये वाला इतना ही हटाऊंगा, खींच ले आराम से। ठीक है इधर देंगे, मैं ये हटा दे रहा हूँ यहाँ से, बस कंपाउंड्स लिख दे रहा हूँ, आप है ना एक बार घर से बना के ले आइएगा इसको, फिर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे इसके। अब इधर देखें 2 मिनट ले, प्लेटिनम यहां पर कौन सी स्टेट में दिख रहा है बेटा, +4, तो प्लेटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। अब आप ये समझिए जब डब्बा बनाने जाओगे तो 2 चीजें होंगी, एक तो जहरीला और एक नॉर्मल। क्या 6 के 6 जहरीले, 6 के 6 नॉर्मल अंदर, चारों जहरीले बाहर, 5 नॉर्मल 1 जहरीला अंदर, 3 जहरीले बाहर, 4 नॉर्मल 2 जहरीले अंदर 2 बाहर, 3 और 3 अंदर 1 बाहर, सब अंदर। क्या बात समझ में आ रही है? और बाकी पूरी टेबल लेवल आप बना लेना, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में इसके डिस्कस कर देंगे 2-3, बाकी क्वेश्चन वैसे इसी में कवर हो जाएंगे जब आप टेबल बनाओगे, बस एक कंडक्टिविटी वाला बना देंगे क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर IUPAC, EAN और VBT पे मूव करेंगे हम लोग। ओके बेटा।